अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम फिफ्थ लेक्चर की बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट के हवाले से। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। प्रीवियस में हम बैलेंस शीट डिस्कस की थी, आज हम इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे थारोली। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है कि हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, सिंपल सी चीज़। रेवेन्यू कौन से हैं, एक्सपेंसेस की तरतीब से माइनस होते हैं, वो ज़रा देख लें। यहाँ पे दो इनकम स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, सिर्फ उसने बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या है। जिस तरह देखें, सबसे पहले हमारे पास है ये रेवेन्यूज हैं, इसे सेल्स भी कहते हैं। इससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, जो चीज़ें हमने सेल की हैं उनकी कॉस्ट को माइनस करते हैं। साथ में सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ऑपरेटिंग इनकम। ये इनकम आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है। द ऑपरेशन सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स द फॉर्म रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेशन यानी कि बिजनेस के जो वर्किंग है, बिजनेस के जो काम है, जो ऑपरेशंस है, ये उससे ताल्लुक रखती है। इसका अगला हिस्सा फिर आ जाता है अदर इनकम। आपको कहीं और से कोई इनकम आई है, कोई कमीशन आ गई है, कोई प्रॉफिट आ गया है, वट एवर, उसको फिर कहेंगे। यानी कोई कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, वहां से डिविडेंड आ गया, वो भी अदर इनकम कहलाता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स या प्री टैक्स इनकम। टैक्सेस माइनस करेंगे, ठीक है। वो उसने डिटेल बताइए, कोई डेफर्ड टैक्स था, कोई करंट टैक्स था, वट एवर। ये आपका नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन है एक्सपेंसेस का। तो हमारे पास आ गई नेट इनकम। इसमें से हमने कुछ रिटेन अर्निंग रख ली और कुछ डिविडेंड दे दिया। हमने अपने नेट इनकम को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया कि हमने 50% डिविडेंड दे दिया, 50% रिटेन रख ली, ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन था, यूजुअली सेपरेट सेक्शन रिपोर्ट्स एज ए सेपरेट आइटम द अमाउंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस के हवाले से, और एंड पे इनकम को बॉटम लाइन में हमने डिवाइड कर दिया। जी, इनकम स्टेटमेंट में जनरली हम क्या करते हैं, गैप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। नॉन कैश आइटम लिखते हैं, टाइम, टैक्सेस, हर चीज़। नॉन कैश आइटम फिलहाल इसमें यही है, एक्चुअली डेप्रिसिएशन, ये हमारी नॉन कैश आइटम है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन है। जी, नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट जो है, गैप पे कौन से प्रिंसिपल फॉलो होते हैं? दो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। एक मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, एक रियलाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये होता है कि रेवेन्यूज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन रियलाइज्ड। यानी कि जिस वक्त आपने सेल्स कर दी है वो रियलाइज होगी, लेकिन आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई चीज़ पैसे लिए हैं जिसकी सप्लाई आपने 6 महीने बाद देनी है, तो सेल्स आपकी 6 महीने बाद होगी। अब जो पैसा लिया है वो लोन कंसिडर होगा, वो रेवेन्यू रियलाइज नहीं होगा। दूसरा मैचिंग प्रिंसिपल होता है कि करंट ईयर रेवेन्यूज मस्ट बी मैच विद द करंट ईयर एक्सपेंसेस। सेम ईयर का रेवेन्यू को सेम ईयर एक्सपेंसेस के साथ मैच करते हैं। आगे नॉन कैश आइटम्स में एक्सप्लेन किया, मैंने आपको बता दिया है, जिनमें कैश का लेन देन नहीं होता लेकिन एक्सपेंस हो जाता है। और डेप्रिसिएशन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास आ गया टैक्सेस। वन ऑफ द लार्जेस्ट, अच्छा टैक्सेस तो चलें, ये उसकी स्लैब्स हैं, वट एवर, ये कोई ऐसा पेट नहीं है, चेंज होती रहती हैं। बताया जी, 50,000 तक इनकम होगी तो 50% टैक्स लगेगा, 50,000 से 75,000 इनकम पे 25% टैक्स लगेगा। एक बार ध्यान रखिएगा, 50 तक का 15% सेम है। उससे ऊपर इनकम हो 25,000, 75 से ऊपर वाली को 34,000, लाख से ऊपर वाली को 39,000, तो ये पिछला सारा ऐड होता चला जाता है, ठीक है। फर्ज करें एक बंदे की इनकम 1 लाख है, तो उस पर टैक्स डायरेक्ट 34,000, 34%, 34,000 नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। ये जी 15% लेंगे तो ये 7,500 आ जाएगा, ये होगा। आगे अगला 25,000 पे 25% आ जाएगा, 6,250। फिर आगे 34% आएगा तो वो 8,500। ये तीनों जमा होंगे, 8 से 14 और 7 21, करीबन 22,250 बनता है। डायरेक्ट लेते 34,000 बनना था, ये इस तरह कैलकुलेट होता है, ठीक होगा जी। इसके बाद एवरेज एंड मार्जिनल टैक्सेस, ये उसने कैलकुलेट करके बताया, वेल एंड गुड होगा जी। जी, फ्लैट टैक्स रेट होता है फिक्स टैक्स रेट।
कि देर इज ओनली वन टैक्स रेट एंड देयर दिस रेट इज सेम फॉर ऑल इनकम लेवल्स। ये होता है कंपनीज के लिए। जो हमारी कॉर्पोरेशन कंपनीज हैं वहाँ 35% टैक्स फिक्स है। उनको 10 रुपये प्रॉफिट हुआ है, उनको 10 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, उनको 10 अरब प्रॉफिट हुआ है, 35% उन्हें टैक्स पे करना है। जी एवरेज। उसके बाद इंटरेस्ट टैक्स हम बात कर चुके हैं। जी लेसन नंबर 5 था, अब लेसन नंबर 6 देखते हैं। डेप्रिसिएशन एंड टैक्स शील्ड क्या होती है? अर्निंग फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स में डेप्रिसिएशन माइनस की। ठीक है। ये उसने हमें एक सिनेरियो दिया है कि जी एक कॉर्पोरेशन है, उसकी 4 लाख की इनकम है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। दूसरी कॉर्पोरेशन को भी 4 लाख है। एक की 1 लाख डेप्रिसिएशन है थी, लेकिन माइनस नहीं की गई, दूसरे की नहीं है, तो माइनस कर लेंगे, 3 लाख आएगा। ठीक है। इसका 35% दोनों पर टैक्स चार्ज हुआ, तो ये 1,95,000 आ गया, 26 2,60,000 आ गया। फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन पे टैक्स चार्ज नहीं होता। ठीक है। इसको टैक्स शील्ड कहते हैं, डेप्रिसिएशन एज ए टैक्स शील्ड कहते हैं। डेप्रिसिएशन आपकी टैक्स शील्ड में हेल्प आउट करती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। माइनस हमने कर दी, टैक्स कैलकुलेट होने के बाद अब दोबारा उसको ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका टोटल कैश फ्लो शो करवा देगी। कैश फ्लो के तौर पर ये आप ऐड कर सकते हैं। जिसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई उसको टैक्स कम लगा है, उसको टैक्स लगा है जी 1,05,000, और जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं थी उसको टैक्स लगा है 1,40,000। दैट्स द डिफरेंस ऑफ टैक्स शील्ड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास आता है एक एमसीक्यूज आया था प्रीवियस, जो यानी कि आता रहता है ये एमसीक्यूज। कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स किसके इक्वल होता है? कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। जी उसके बाद कैश फ्लो की तरफ चलेंगे। कैश फ्लो 3 तरह का होता है, एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है, एक इन्वेस्टिंग कैश फ्लो होता है, और एक फाइनेंसिंग कैश फ्लो होता है। ठीक है। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है उसका ताल्लुक ऑपरेशन से होता है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है, अच्छा जी बात हो रही थी कैश फ्लो में। ऑपरेटिंग कैश फ्लो उसने दिया हुआ है, कैपिटल स्पेंडिंग दी है, एडिशनल नेटवर्किंग बल्कि नहीं, इसी कोई खास जरूरत नहीं है। हम आएंगे आगे। जी ये उसने कैलकुलेट किया हुआ है, कैश फ्लो एसेट्स इक्वल है कैश फ्लो फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड कैश फ्लो फ्रॉम स्टॉक होल्डर्स। ठीक है। जी हाँ, वो कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स है। इसमें आप देखें कि कैश फ्लो फ्रॉम द फर्म है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, कैपिटल स्पेंडिंग है, एडिशनल नेट वर्किंग कैपिटल है, तो आपका 42 आया। ये किसके इक्वल होगा? ये कैश फ्लो फ्रॉम क्रेडिटर्स यानी कि डेट और इक्विटी दोनों को ऐड कर लें तो ये आता है। ठीक है। ये उसने कैलकुलेट किया, प्रीवियस सारी वर्किंग इसी पे थी, इतनी डिटेल जो जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे आएगा? उसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, टैक्सेस माइनस करेंगे। ठीक है। नेट कैपिटल स्पेंडिंग में कैसे आता है? एंडिंग नेट वर्किंग फिक्स एसेट्स, बिगिनिंग नेट फिक्स एसेट्स प्लस डेप्रिसिएशन। और चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, एंडिंग नेट वर्किंग कैपिटल एंड बिगिनिंग नेट वर्किंग कैपिटल, ये फार्मूलाज हैं तीनों। ठीक है। इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और यानी कि अक्सर इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल बना के भी दे देता है। ये आपका लेसन नंबर 6 हो गया बेटा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।